और दोस्तों क्या हालचाल। आज हम लोग नए बिल्ड के साथ आपके सामने हैं और ये बिल्ड जाना है आसाम नारायण के पास और इसमें हमने 9060 XT 16 GB ग्राफिक्स कार्ड का यूज किया है बिकॉज बंदे का जो रिक्वायरमेंट है वो उसके अराउंड है। अब इस पीसी को इस तरह से बिल्ड किया गया है जिसमें आपका ओवरऑल रिक्वायरमेंट एक बजट को ध्यान में रखते हुए हो जाए। ग्राफिक्स कार्ड भी एक नंबर, प्रोसेसर भी बढ़िया, कैबिनेट भी फ्यूचर प्रूफ। कल के डेट में अपग्रेड करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसमें जो हमने कंपोनेंट यूज किया है, पहली बात तो डीप कूल का कैबिनेट यूज किया है विच लुक्स वेरी कूल। इस पर अभी फिलहाल प्लास्टिक लगा हुआ है, इसको हटाएंगे तो ये एक नंबर फील होने वाला है। इसमें हमने मदरबोर्ड गीगाबाइट का यूज किया है जस्ट टू कंट्रोल द प्राइस रेंज। हाँ, उसमें आपको हेडर नहीं मिलता है सी पोर्ट, जब कैबिनेट में आपको सी पोर्ट मिलता है, लेकिन मदरबोर्ड में बैक साइड में आपको सी पोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन हम इसके कैबिनेट के सी पोर्ट को कैसे एनेबल करें उसके लिए हमने अलग से हेडर पर कन्वर्टर लगा रखा है जिससे वो एनेबल किया जा सकता है। एंड क्योंकि ये 16 GB ग्राफिक्स कार्ड है एंड 14 जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है, इसमें 650 वाट पावर सप्लाई से चल जाएगा। यस, बिल्कुल चल जाएगा। हाँ, अगर आपको फ्यूचर प्रूफ रखना है तो 750 मैं सजेस्ट करता हूँ, बट क्योंकि ये एनफ है टू रन दिस पीसी वी यूज दिस। इसमें हमने सफायर का 9060 XT ग्राफिक्स कार्ड यूज किया है विद 16 GB जिसका पावर पुश एक नंबर है, वो आप आगे देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों सही बताऊं तो एक पीसी को बनाना आसान हो सकता है लेकिन उसको रिगरस टेस्टिंग के थ्रू क्रॉस कराना इतना आसान नहीं होता है। एंड यस, पीसी को बनाते बहुत चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है जो गलती हो सकती है लोगों से। उसी चीज़ को बचाने के लिए जब आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाए कि वो दिक्कत ना हो, बहुत चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। और वो क्या चीज़ें हैं, एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया सी पोर्ट के बारे में। अब इसमें वैलोरेंट भाई खेलना चाहते हैं, वैलोरेंट में एग्जैक्टली हमारा सिक्योर मोड ऑन करना पड़ता है और नॉर्मली हम सिक्योर मोड ऑन ऐसे तो नहीं कर पाते हैं, या तो कॉल पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें या तो वो पहले परेशान हो जाएंगे जब पीसी डिलीवर होगा, भाई वैलोरेंट तो चल ही नहीं रहा है। तो उसके लिए वो सारी चीज़ें हम एनेबल कर आपको देते हैं। विंडोज़ आपको एक्टिवेटेड चाहिए, आपको MS ऑफिस एक्टिवेटेड चाहिए, तो वो सारी क्वेरीज को भी हम लेते हैं। सारे अपग्रेड्स, बायोस अपडेट, ये सब कुछ हम करके देते हैं। ARGB अगर सिंक पॉसिबल है तो वो भी हम करके देते हैं। एंड कैबिनेट कुछ ऐसा चूज करने के लिए आपको कहते हैं कि जो कि फ्यूचर प्रूफ हो। कल के डेट में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो ये सारा तामझाम निकालने का जरूरत ना पड़े, इसी सेटअप पर आप उसको अपग्रेड कर सको। पता चला कल आपके डेट में ट्रायो यूज करना चाह रहे हो और इसमें से फिट ही नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये कैबिनेट इसलिए इस तरह से चूज किया गया है जिसमें आप कल के डेट में आसानी से अपग्रेड कर सकते हो। एंड सीरियसली नारायण ने पहले कुछ ऐसा कैबिनेट यूज किया था जो कि बजट में बहुत अच्छा था बट फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी उसकी उस लेवल की नहीं थी। बट दिस वन इज फ्यूचर प्रूफ क्योंकि हमारा बजट था इसको अराउंड 1 लाख बिल्ड करने का। एंड प्रोसेसर भी अच्छा होना चाहिए, GPU स्पेसिफिकली 16 GB का होना चाहिए बिकॉज जिस बंदे को ये पीसी चाहिए ही नीड इट फॉर मोर VRAM रिक्वायरमेंट का जो वर्क है वो एग्जैक्टली हैवी एडिटिंग के तरफ जाते हुए आफ्टर इफेक्ट्स एंड ब्लेंडर्स का यूज है, तो कहीं ना कहीं उनको VRAM का ज़्यादा रिक्वायरमेंट था। गेमिंग भी ये बहुत ही बेहतरीन करा देता है, वो आप गेमिंग सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये बिल्ड जाना है आसाम एंड इस बिल्ड को हम डिकोड करेंगे क्या ये आपके लिए बेस्ट रह सकता है एंड क्या इसमें हम अपग्रेड करें तो ये और बेटर हो सकता है। एंड क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जब हम बजट में चीज़ों को इंप्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं। लगा रखा है i5 का 14400F प्रोसेसर, इसमें आपको iGPU तो नहीं मिलता है लेकिन ये बहुत ही बेस्ट प्राइस में देखने को मिल जाता है क्योंकि हम GPU लगा रहे हैं। तो ठीक है, अगर बजट है तो आप iGPU 14400 के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज दिस इज अ गुड प्रोसेसर क्योंकि साथ में हमने जो गीगाबाइट का मदरबोर्ड यूज कर रखा है वो DDR5 कॉम्पैटिबल है। हाँ, आपको रैम को बायोस में जाकर 4800 से 6000 पर क्लॉक करना पड़ेगा। नॉर्मली ये हमको हर मदरबोर्ड पर करना ही पड़ता है, जो आपका रैम का स्पीड है उसको आपको क्लॉक करना पड़ता है। रेस्ट इसमें हमने जो रैम यूज किया है वो हमने किया है G.Skill का 32 GB 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाला, जो कि बेहतरीन वर्क कर रहा है। एंड सिंगल स्लॉट यूज किया है, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बजट प्राइस में मिल जाता है। डुअल भी आप 16x16 यूज कर सकते हो लेकिन बंदे को 30x2 बाद में 32 GB और अपग्रेड करने का रिक्वायरमेंट था तो हमने सिंगल स्टिक यूज किया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये फुल वीडियो एडिट हो रखा है इसी पीसी में। रेस्ट लेट्स स्टार्ट विद द सिनेमैटिक व्यू।
कैसा लगा आप लोगों को पीसी? रेस्ट इसमें आप चाहो तो ऊपर अगर 3 फैन लगाओगे, नीचे 3 फैन लगाओगे, या अगर आप लिक्विड कूलर लगाओगे, प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा पीसी का। तो उस केस में आई डोंट थिंक वो आप बाद में भी अपग्रेड कर सकते हो अगर आपको पर्सनली आता है करना का। अदरवाइज अगर आप लोकल एनसीआर में रहते हो तो आप हमें बता सकते हो, हम ही अपग्रेड कर देंगे। लेकिन पॉइंट है कि क्या ये 650 वाट का PSU काफ़ी है? यस, 650 वाट का PSU काफ़ी है इसको हैंडल करने के लिए, इसके GPU को, इसके प्रोसेसर को। रेस्ट अगर आप 750 के साथ जाते हो तो यस, आप कल के डेट में अपग्रेड करना चाहते हो अपने प्रोसेसर को एंड ऑल, तो थोड़ा सा आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर चल सकते हो। बट अगेन वो बजट बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि ये पीसी आपको अगले 4 साल 5 साल में कोई अपग्रेड का जरूरत नहीं है। दिस इज दैट मच फ्यूचर प्रूफ। एंड जो कैबिनेट है ये भी अपग्रेडेबिलिटी के हिसाब से बहुत बेहतरीन चूज किया भाई ने, क्योंकि पिछला जो वीडियो मैंने बताया था उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया था कि भैया कैबिनेट ऐसा चूज करिए कि कल के डेट में अगर आपको अपग्रेड करना हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप सेम कैबिनेट में सब कुछ एज इज इंस्टॉल्ड है और उसी में आप अपग्रेड कर सकते हो, रेदर देन सारा कुछ निकालो और नई जगह लगाओ, या बहुत से चैलेंजेस आ जाते हैं। तो इसमें हमने कॉर्सियर का CX650 यूज कर रखा है। एंड यस, हमने MSI का भी प्लान किया था, बट कॉर्सियर इज आई थिंक बेटर। 80+ ब्रॉन्ज हमने यूज किया है, गोल्ड का प्राइस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें विंडोज इंस्टॉल करते वक्त ना मेरे को बाथरूम में गया, बाथरूम से वापस आया, विंडोज इंस्टॉल मिला। कैसे? क्योंकि इसमें हमने WD ब्लैक यूज कर रखा है जिसका रीड राइट 7000 क्रॉस कर जाता है, जो कि बेहतरीन आपको ओवरऑल गेमिंग में भी परफॉर्मेंस निकाल कर लाने वाला है। और प्लस जो इसमें हमने कूलर यूज किया है वो कूलर मास्टर का HyperX यूज किया है, बिकॉज ये बजट में आ जाता है एंड इस प्रोसेसर के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। यही अगर हम 14600K के साथ जाते तो शायद मैं सजेस्ट करता कि नहीं भैया, आप कम से कम डुअल फैन लिक्विड कूलर ले लो, लेकिन इस प्रोसेसर के हिसाब से इसका जो टेम्परेचर है ये काफ़ी कंट्रोल्ड है। और इसमें हमने जो थर्मल पेस्ट यूज़ किया है वो हमने हनीवेल का यूज़ किया, बल्कि थर्मल पैड यूज़ किया है, जिससे इसका कूलिंग काफ़ी बेटर हो जाता है। एंड दैट इज समथिंग जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बहुत लोग आपको नहीं करके देते हैं, बट वी डू इट इन आवर टेस्टिंग ऑल्सो, वी हैव फाउंड कि ये काफ़ी बेटर वर्क कर लेता है। अब थोड़ा इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लिया जाए। Cinebench R23 अगर आप देखोगे तो 15,000 के अराउंड निकाल कर लाया, जो अच्छा है। एंड सिंगल स्कोर भी ठीक ठाक 1800 के अराउंड। और 3D Mark 10 भैया 16,000+, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड एक नंबर है। और अगर आप नोमैड स्कोर भी देखोगे, PC Mark 10 8,000 अप्रोक्सीमेटली, एक नंबर। VR गेमिंग के लिए 12,000+। Geekbench आप देख सकते हो मल्टी स्कोर 11,000। एंड यहां पर हमको 1 लाख+ GPU का स्कोर देखने को मिल रहा है। ये अपना AI स्कोर है एंड रीड राइट स्कोर एक नंबर। साथ में आपको क्रॉस मार्क 10 चेक कर सकते हो। परफॉर्मेंस बेंचमार्क देखकर आप लोगों को लग गया होगा कि भैया ये क्या नहीं करवा सकता। एक्चुअली बंदे का जो रिक्वायरमेंट था वो एग्जैक्टली हाई लेवल एडिटिंग ही था, जो कि उनको इंटेल के प्रोसेसर की तरफ ज़्यादा अलाइनमेंट था, जबकि आपका AMD का प्रोसेसर भी अच्छा करा देता है। बट रीज़न क्या है? AMD का जो प्रोसेसर है, अगर हम 7600 के साथ भी जाते हैं तो वो पड़ जाता है 18 से 19,000 रुपये का। अगेन दैट इज कॉस्टली एंड ओवरऑल बिल्ड का प्राइस फिर आगे बढ़ जाता है। जब हमारा 14400 ऐप से सारा काम हो जाता है, देन वाई टू गो विद दैट वन। ठीक है, ये एग्जैक्टली अगर आप बजट को कंट्रोल करना चाहते हो, 16 GB VRAM वाले ग्राफिक्स कार्ड के साथ जाना चाहते हो, तो पहले इसमें हम 5060 प्लान कर रहे थे, बट क्योंकि बजट हमने को थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा सा ही 6-7,000 रुपीज़ का डिफरेंस पड़ता है एंड आपको 16 GB का रैम मिल जाता है। बट एक अगर हम बात करें कि क्या ड्रॉबैक है, क्या इसमें बेटर हो सकता था अगर हम RTX NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड से कंपेयर करें। अब आप लोगों को पता होगा कि भाई 5000 सीरीज जो है वो ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के साथ देखने को मिलता है और 4000 सीरीज अभी भी एडा लवलेस आर्किटेक्चर, पुराना आर्किटेक्चर के साथ मिलता है। लेकिन जो प्रोसेस नोड है 9060 XT का, वो 4nm चिपसेट पर बेस्ड है, जो कि बेटर है। मेमोरी बैंडविड्थ भी इसका अच्छा है, बट 5060 Ti से कम देखने को मिलता है। बूस्ट क्लॉक स्पीड जो हमको 3200 का देखने को मिलता है, जो कि और सारे GPU से बेटर आपको देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक शेडिंग यूनिट्स की बात है, टेंसर कोर्स, रे ट्रेसिंग कोर्स है, वो हमको 9060 XT में थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसलिए रे ट्रेसिंग कोर्स या रे ट्रेसिंग गेम्स में आपको वो एज नहीं मिलता। लाइक साइबरपंक अगर हम खेलें तो साइबरपंक में भी हमको वो एज देखने को नहीं मिलता अगर हम ओवरड्राइव या रे ट्रेसिंग ऑन करके जब खेलते हैं। लेकिन क्या आपको 200 FPS का जरूरत है? अगर आपका 70-80 FPS से काम चल जाता है FSR ऑन करके, तो क्या दिक्कत है? एंड साथ ही इसमें आपको जो FSR 3.0 का सपोर्ट मिलता है 9060 XT में, FSR 4.0 का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो एक पॉइंट है, लेकिन दैट इज नॉट अ बिग डील जो हमारा वर्क है उसके हिसाब से। TGP की जहां तक बात है तो भाई आपका ये 170 वाट प्लस पुश कर जाता है, जहां की
5060 Ti 16GB से कंपेयर करें तो वो 180 वॉट TCP पुश करता है। अगेन जहां पर ये आकर बैठता है, AI कैपेबिलिटी की बात की जाए तो ठीक है, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि भाई 5060 Ti 16GB से नहीं कंपेयर कर पाएंगे, तो उसका प्राइस भी ज़्यादा है, बट इतना कैपेबल है कि आपका ये AI लोड हैंडल कर सकता है। रेस्ट आप टेबलर फॉर्म में चेक कर लिए होंगे कि क्या कंपैरिजन डेटा इसमें देखने को मिलता है। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग गेमिंग की। सारा हमने 2K गेमिंग पर खेला है भैया। वैलोरेंट से स्टार्ट करते हैं, 400 प्लस FPS, क्या बात है। अब यहाँ पर उतना जीपीयू इंटेंसिव नहीं है तो VRAM उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर आप देख सकते हो कंट्रोल्ड है। CPU इंटेंसिव गेम है भैया ये, एंड पूरे गेम में 2K डिस्प्ले पर 400 FPS के अराउंड हमको देखने को मिला, जो कि बेहतरीन है। 32GB का हम इसमें रैम यूज कर रहे हैं। रैम का यूटिलाइजेशन आप देख सकते हो 13GB का अप्रॉक्सिमेटली है। रीड राइट स्पीड अच्छा है, तो गेमिंग प्ले भी बढ़िया मिलता है। अब यहाँ चेक कर सकते हो 2K डिस्प्ले था। अब नेक्स्ट गेम हम काउंटर स्ट्राइक CS2 GO पर आ जाते हैं और इस पर 300 प्लस FPS, 14GB यूटिलाइजेशन एंड 147 वॉट TCP पुश कर रहा है आराम से, बल्कि CPU और GPU इंटेंसिव भी आज के डेट में हो गया है। टेम्परेचर देखो भैया, क्या ही कंट्रोल्ड है। GPU या CPU दोनों का देखा जाए 14GB, हम लोग प्रॉपर लॉन्ग टाइम गेम खेल रहे हैं सो दैट कि आपको आइडिया लगे। अब GTA 5 पर आ जाते हैं। GTA 5 पर हम 2K डिस्प्ले पर आराम से आप देख सकते हो 2516 टू 1440 पिक्सल पर हम खेल रहे हैं। V-Sync को ऑफ करना पड़ता है सो दैट कि यू कैन गेट द मैक्सिमम आउटपुट FPS को अगर हम कंसीडर करें। रीट्रेसिंग को हम ऑन कर देते हैं बिकॉज अब GTA 5 में रीट्रेसिंग आ गया है, और FSR को हम ऑन करके रखेंगे। वैसे FSR 4 का इसमें सपोर्ट नहीं है, FSR 3 आप देख सकते हो। AMD FSR 3 हमने एनेबल कर दिया। 250 प्लस FPS, व्हाट अ परफॉर्मेंस गाइस, मतलब अनबिलीवेबल। और यहां पर अपना 15GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। अपना GPU का वॉटेज आप देख सकते हो पुश कर रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअली और एक्सटेंसिव गेम में देखोगे ना, और मस्त ये GPU पुश करता है। नेक्स्ट गेम हमारा अगेन सिमिलरली GTA 5 ही है। यहाँ पे मैंने सोचा वाला शॉट डाल दूं जहाँ मैं बस चला रहा हूँ, मजा आ रहा है तो सोचा कि ये पार्ट भी डालना जरूरी बनता है कि नहीं। 210 वॉट कैसे खींचा भाई इसने, जरूरत पड़े तो ये पूरा खींच भी देगा। अब यहाँ पर हम कॉल ऑफ ड्यूटी में आ गए। कॉल ऑफ ड्यूटी में आप देख सकते हैं 170 प्लस FPS जा रहा है। एक्सट्रीम सेटिंग में 2K डिस्प्ले पर FSR को ऑन करते हुए हमने इसमें अप्रोक्सीमेटली एक्सट्रीम मोड पर 200 प्लस FPS अचीव कर रहे हैं। 170 वॉट TCP पुश कर रहा है, मतलब GPU अपना फुल पावर यूटिलाइज कर रहा है यार। 19GB रैम यूटिलाइज हो रहा है और 13GB VRAM यूटिलाइज हो रहा है। जस्ट चेक इट आउट गाइज, कहां पर VRAM का हमें यूसेज होता है। जब हम 8GB VRAM की बात करते हैं तो हमारा गेम तो उसमें बढ़िया चल जाता है, लेकिन जहां स्मूथनेस की बात है, यू कैन फील इट वाइल प्ले, यू कैन फील इट। रेस्ट नंबर्स में आप कंपेयर करोगे तो बात अलग है, पेपर से नॉल पर लिख कर देख लेंगे, लेकिन जहां पर स्मूथनेस की बात है, यू एक्चुअली फील इट द डिफरेंस बेटर VRAM होने का। इसलिए ई स्पोर्ट्स गेम एंड ऑल में लोग प्रेफर करते हैं कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर पाए तो अच्छा है। नो डाउट 5060 भी हमने किया था, वो भी बेटर परफॉर्म निकाल रहा था, लेकिन इफ यू वांट एज यू कैन कंसीडर 16GB 1960 XT। रेस्ट आगे देखिएगा, कुछ लिमिटेशंस भी है वो भी डिस्कस करेंगे। 200 FPS आराम से मेंटेन कर लिया। और भाई कॉल ऑफ ड्यूटी मेरे बहुत करीबी वाला गेम हो रखा है, तो आई थिंक मैं अभी तक इसमें 5060 यूज कर रहा था, उसके बाद 3070 Ti यूज कर रहा था, बट आई एम प्लानिंग टू अगेन यूज नेक्स्ट GPU आइदर 5060 Ti और 1960 XT। रेस्ट आप यहां पर देख सकते हो कंसिस्टेंटली अपना CPU का जो वॉटेज है, TDP थर्मल डिजाइन पावर कहां तक पुश कर रहा है, उसको भी देखते रहिएगा। नेक्स्ट गेम पर कब तक पहुंचेंगे आई डोंट नो। इस गेम को ज्यादा खेलने में मजा आता है और पता भी चलता है, लेकिन यहां पर आप देखिएगा जब साइबरपंक पर हमने रीट्रेसिंग अल्ट्रा पे करके FSR को ऑन किया तो FSR का कुछ खास सपोर्ट हमको देखने को नहीं मिला, बिकॉज यहाँ रीट्रेसिंग का रिक्वायरमेंट एक्सटेंसिव में जाकर, जहां पर रीट्रेसिंग कोर कम हमको देखने को मिलता है 1960 XT में, तो थोड़ा सा अब यहाँ पे हमने AMD को फ्रेम जनरेशन को ऑन करके ट्वीक करके सब ट्राई कर लिया, लेकिन 65-70 FPS से ऊपर हमको अल्ट्रा रीट्रेसिंग में नहीं मिला। तो ओवरड्राइव पर तो हम खेलने का सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको FSR का या फ्रेम जनरेशन का खास सपोर्ट साइबरपंक में नहीं मिल रहा है, स्पेशली क्योंकि रीट्रेसिंग काफी ज्यादा है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट गेम, उसका नाम मैं हमेशा गलत ले लेता हूं, फॉरबिडन वेस्ट, यहां पर हम अगेन 2516 टू 1440 पिक्सल में गेम खेल रहे हैं। AMD FSR को ऑन करते हुए 100 प्लस FPS, यहां पर स्मूथनेस फील हो रहा था। जब आप खुद इस गेम को खेलोगे, जब नारायण भाई इस गेम को खुद खेलेंगे, देन ही विल फील द डिफरेंस कि कहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं। 170 वॉट पुश कर रहा है, GPU अपने फुल पावर को पुश करने की कैपेबिलिटी रख रहा है। ये सबसे बड़ी बात है जो मुझे पसंद आया। अदरवाइज GPU पुश ना कर पाए अपने आप को तो पैसा वसूल नहीं हो पाता है। लिटरली लव
the level of gaming which we can do in this particular gaming capability इसने एक नंबर निकाल कर लाया, और जहां पे भी VRAM कंस्टेंट होता है वो VRAM कंस्टेंट इसने पूरा किया, बिकॉज 12GB प्लस VRAM ये यूटिलाइज किया। एंड सही बता रहा हूं, अगर ज्यादा VRAM आपको देखने को मिलता है, स्मूथर गेम प्ले आपको देखने को मिलता है। गेम प्ले स्मूथ वर्सेस नॉर्मल में डिफरेंस देखने को फील होता है। देयर इज अ गुड फ्रेम, बट एक स्मूदर एक्सपीरियंस के लिए बेटर VRAM कहीं ना कहीं आपको फील फैक्टर लाकर देता है, जो कि आप फॉरबिडन वेस्ट में देख सकते हो, फोर्जा होराइजन में देख सकते हो, एंड इवन इन गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी में आप देख सकते हो। लेकिन पिछले पीसी बिल्ड में हमने आपको दिखाया था जिसमें हमने RTX 5060 8GB यूज किया था, उसमें भी बेहतरीन FPS हमको देखने को मिल गया था। अब वहां पर ग्राफिक्स कार्ड का जो AI कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं उसको एक बेटर पोस्ट लाकर देता है, बट स्मूदर एक्सपीरियंस उसी को कहते हैं जहां पर रॉ परफॉर्मेंस आपको बेटर मिल जाए। अब ये पीसी हमारे नारायण आसाम में एक विलेज है, वहां से उन्होंने इसको रिक्वेस्ट किया था बिल्ड करने के लिए। एंड एज आई सेड कि वी टेस्टेड फॉर सम टाइम, हमने इसको 2-3 दिन टेस्ट किया। इसमें बस एक चैलेंज हमको जो देखने को मिला कि इसमें जो हमने मदरबोर्ड लगाया है, ठीक है, अब मदरबोर्ड अगर हम थोड़ा एक्सटेंसिव MSI का यूज करते तो वो महंगा पड़ रहा था। हमने गीगाबाइट का यूज किया, बट गीगाबाइट में आपको सी पोर्ट का हेडर नहीं मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सी पोर्ट का हेडर नहीं मिलता, जबकि कैबिनेट में आपको सी पोर्ट मिलता है, लेकिन आपको मदरबोर्ड में बैक साइड में एक सी पोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमने मदरबोर्ड के लिए स्पेसिफिकली एक कन्वर्टर मंगाया, उस कन्वर्टर को यूज करके इसके कैबिनेट के सी पोर्ट को एनेबल किया, लेकिन स्पीड आपको USB 2.0 टाइप A का ही मिलेगा। उसके लिए अलग से पैनल लगाना पड़ता है, जो एग्जैक्टली आपको टाइप C का फुल स्पीड निकाल कर दे पाया। अब उतना आदमी को जरूरत नहीं था, अगर स्पीड चाहिए तो आप बैक सी पोर्ट को यूज कर सकते हो, रेस्ट टॉप सी पोर्ट का आप यूटिलाइज कर सकते हो। जहां तक इसके ARGB फैंस की बात है, आप उसको ऊपर से कंट्रोल कर सकते हो, रेस्ट आप इसको अपने मदरबोर्ड के थ्रू सिंक भी कर सकते हो। साथ में आपको वाईफाई बॉम्बर मिल जाता है, जो रियली में आपके वाईफाई स्पीड को बेटर कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जहां तक स्पेसिफिकेशन की बात है, आप जो भी प्रोडक्ट हमने इसमें यूज कर रखा है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसमें जाकर आप इसमें कौन सा वाईफाई यूज किया गया है, वाईफाई 6 है कि वाईफाई 7 है, जबकि वाईफाई 6 है, बट आप ये सारी चीजें चेक आउट कर सकते हो डिटेल्ड में। अब आप लोगों ने ओवरऑल परफॉर्मेंस तो इसका देख ही लिया, एंड जहां तक इस 16GB GPU की बात है, ये रियली में आपके ओवरऑल वर्क को स्मूथ बनाता है एंड एडिटिंग में एक बेटर फील फैक्टर लाता है। जैसा मैंने कहा, बजट को कंट्रोल में रखने के लिए हमने 14600K प्रोसेसर के साथ ना जाके 14400F प्रोसेसर के साथ जाएं। AMD भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आपका काम करा देता है, लेकिन क्योंकि उससे प्राइस बढ़ जाता पीसी का, तो हमने इस GPU के साथ, इस CPU के साथ गए हैं, जो कि इस प्राइस रेंज में अराउंड 1 लाख, प्राइस अप एंड डाउन हो सकता है, आपका सारा काम करा देता है, ठीक है। अब अगर आप कोई पीसी हमसे बिल्ड कराना चाहते हो तो यू कैन कॉल अस, न्यू फॉर्म कंप्यूटर्स। हमारा वेबसाइट का लिंक, हमारे ऑफिस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हो। यस, वी बिल्ड द पीसी बट वी टेक सम टाइम, हम आपको 1 से 1.5 दिन टेस्ट करने में लगाते हैं। अगर आप ऑफिस में पर्सनली सामने चेक करके भी अपना पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो तो यू कैन कम, प्लीज ज्वाइन अस, विल चेक योर पीसी, विल बिल्ड योर पीसी। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है हम ऑफिस में ही आपको कर देंगे, लेकिन वी सजेस्ट कि आप पीसी को टेस्ट करने के लिए कुछ वक्त का समय दीजिए, रैदर देन कि बिल्ड कर ले जाइए। अगर आप ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो, अगर घर पर आप खुद से उसमें अपग्रेड एंड ऑल करना चाहते हो आप कर सकते हो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप ऑन कॉल सपोर्ट तो हमसे ले ही सकते हो। आप नंबर देख सकते हो स्क्रीन पर, इस पर आप कॉल कर सकते हो अगर आपका कोई भी रिक्वायरमेंट है तो। हम कोई भी पीसी मेरी टीम अगर बिल्ड करती है, टेस्ट करती है, मेरे एग्जीक्यूशन और टेस्ट के बिना आगे नहीं बढ़ता है। तो आई पर्सनली चेक ऑल द पीसीज विच वी बिल्ड फॉर एवरीवन। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में किसी नए पीसी के बिल्ड के साथ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड हाँ, वर्क विद स्टाइल चैनल अगर आप लोगों ने मेरा नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा।